नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशांक बंसल और आपका वेलकम करता हूं स्टॉक बुल चैनल के ऊपर। हमारे इस शो का नाम है इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। मार्केट में बहुत सारे बुल घूम रहे हैं और आज हम यहाँ पर एक रेजिंग बुल को लेकर आए हैं जिनका नाम है विनीत भाटिया। 18 साल की इनकी जर्नी है, तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं। हाय एवरीवन, सो आई एम विनीत। एज ईशांक मेंशन्ड, 18 साल से मैं मार्केट में हूँ। कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव सीन 2007-8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013-14 का मार्केट क्रैश, उसके बाद कोरोना की क्रैश भी देखी है। तो आई हैव इनफ ऑफ एक्सपीरियंसेस नाउ कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। एंड मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ करियर है विच इज़ एलोबरेट अराउंड टू 15 ईयर्स, उससे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, किस टाइम करना है। हालांकि टाइमिंग थोड़ी मुश्किल होती है, बट समथिंग इज आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द जॉब्स ऑल्सो। सबसे पहला सवाल और जो सबसे मुश्किल सवाल है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है? देखो, ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस पे की जाती है। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग 1-2 दिन के लिए करते हैं, कुछ महीने के लिए करते हैं। और इन्वेस्टिंग जो होती है उसमें एक लॉन्ग टर्म विजन होती है, कुछ की ट्रिगर्स होते हैं। सो दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस यही है। एक तो ट्रेडिंग हैज़ लॉट टू डू विद नॉट लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स बट लुकिंग एट द की ट्रिगर्स के प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, या चार्ट में मूवमेंट आ गई। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, दिन का लिया, रात में शाम को क्लोज कर दिया, या दिन में लेके दोपहर को क्लोज कर दिया, या आज लेके कल क्लोज कर दिया। सो ट्रेडिंग और फंडामेंटल में और इन्वेस्टिंग में बस मेजर यही फ़र्क है कि आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के अंदर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं, उसके अंदर कुछ ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, बट ट्रेडिंग इज़ मोर टू डू विद चार्टिंग एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स। ठीक है, अगर दोनों चीजों से ही पैसा बन रहा है तो ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की तरफ क्यों भागते हैं? मतलब मैं देखता हूँ आजकल हर कोई चार्ट पोस्ट कर रहा है, हर कोई इंडिकेटर्स की बात कर रहा है, चार्टिंग की बात कर रहा है, ऐसा क्यों? तो 2 रीजंस हैं इसके। ट्रेडिंग करने के लिए, चार्ट देखने के लिए किसी को फाइनेंस बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं होता। चार्ट देखना है आपको, रेड कैंडल, ब्लू कैंडल, इंडिकेटर लगाना है और ट्रेड कर देना है, ठीक है। और उसमें पैसा जो है आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। इन्वेस्टिंग इज ए लॉन्ग टर्म गेम, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। तो लॉट ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। सेकंड थिंग इज बिहेवियर। एक फर्स्ट इज आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंस फंडामेंटल्स के लिए, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, बट ट्रेडिंग के लिए आपको वो नहीं चाहिए। और सेकेंड थिंग इज बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? क्या आप एक इम्पेशेंट आदमी है? क्या आपको जल्दी जल्दी पैसा बनाना है? अगर आप जल्दी पैसा बनाएंगे तो जल्दी पैसा गवाएंगे भी। तो ट्रेडिंग के अगर आप पर्सपेक्टिव से सोचें, हालांकि पैसा जल्दी बन सकता है बट पैसा जल्दी जाता भी है, सिर्फ बनता नहीं है। तो मेजर 2 डिफरेंसेस ही हैं। इंसान के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसकी चाहतें कैसी हैं, और क्या वो एक पेशेंट आदमी है या नहीं है। उस जगह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है। चलो ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करा। और वो जल्दी पैसे वाली जो बात है, जैसे हमें लगता है देख के लोग चार्ट पोस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि एकदम से हम भी यार ये डालते तो इतने दिन में इतना पैसा हो जाता। आपने कब ये डिसाइड करा कि मैं ट्रेडिंग करूंगा या इन्वेस्टिंग करूंगा? सो पहले 18 साल का मेरा इन्वेस्टिंग करियर है। पहले 8 साल में मैंने बहुत तरीके की ट्रेडिंग करी है। मैंने फंडामेंटल ट्रेडिंग भी करी है, यानी कि 1-2 दिन की ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो, इंट्राडे भी करी है, डेरिवेटिव भी करी है, फ्यूचर्स भी करे हैं, ऑप्शंस भी करे हैं। जितने तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है मैंने ऑलमोस्ट सारी ट्राई करी हुई है। और शॉर्ट टर्म 10%, 20% बना निकल गए, फिर दूसरे शेयर में लगाया, फिर 10-20% बनाया, निकल गए, और कोई स्टॉक अटक गया तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग में चला जाता था। बट पॉइंट इज, आपको आफ्टर ए टाइम आपको एक रियलाइजेशन होता है कि यार आपका पैसा नहीं बन रहा है ना अगर, तो यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। तो जब 8 साल बाद जब मैंने रियलाइज किया, 8 साल आपका पैसा नहीं बना? 8 साल मेरा जो पैसा था उसका रिटर्न मेरे सेविंग अकाउंट से भी कम था। ओह तो इसलिए देन आई रियलाइज कि यार कुछ करना पड़ेगा। तो ये कौन सा पीरियड आपने बताया? सो दिस इज मैंने 2005 में शुरू करी थी इन्वेस्टिंग जर्नी, तो आई थिंक 2011-12 तक, ठीक है, आई गॉट द रियलाइजेशन कि यार ये नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू करी, बिजनेसेस समझने शुरू करे। फिर भगवान की दया से नौकरियां ऐसी मिल गई जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी आ गई, मर्जर एंड एक्विजिशंस की मेरी प्रोफाइल थी तो ड्यू डिलिजेंस करना आ गया, और धीरे धीरे इक्विटी रिसर्च के प्रोफाइल भी मिल गई, और सब कुछ कर लिया मैंने लाइफ में इतना कि मैं समझ सकूं कंपनी का बिजनेस। आप ऑफलाइन, हम जब पीछे बैठे थे आप एक बात बता रहे थे कि ट्रेडिंग के अंदर आपने एक काफ़ी बड़ा झटका भी खाया था। हाँ, सो ट्रेडिंग
के टाइम कई बार ऐसा भी हो जाता है जब आपको पता नहीं होता है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है। अब मैंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ऐसी पोजीशन ले ली और जिसके अंदर मुझे पता नहीं था कि उसका अंडरलाइन कैसे मूव करता है, एंड सडनली वो नेकेड ऑप्शन शॉर्ट की पोजीशन थी और एकदम से उसमें जो अंडरलाइन था वो 90% डाउन क्लोज हो गया और मैंने डीप 70% डाउन ओटीएम सेल कर रखी थी। तो जब वो 90% डाउन क्लोज हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो पाया। इसको थोड़ा सा इजी करते हैं समझने के लिए, आपने कहा डीप 70% आपने ओटीएम सेल करी हुई थी, तो ओटीएम आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन हो गया। तो आपने इंडेक्स ऑप्शंस कर रखे थे या फिर So it was not in the India, it was not in the Indian market, it was in the US market. ठीक है। वहाँ पर फ्यूचर्स की सेटलमेंट जो होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सेटलमेंट पोस्ट मार्केट होती है। उस टाइम आप ऑप्शंस ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपका अंडरलाइंग फ्यूचर है और वो फ्यूचर मूव कर गया आफ्टर मार्केट, तो आपकी ऑप्शन तो मूव नहीं कर सकती क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट डे व्हेन इट विल ओपन, द ऑप्शन विल ओपन इन द मनी। ओके, मतलब अच्छा, वो सीधा इंटरेक्ट हो जाती है लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते उस टाइम पे, पर आपको रिजल्ट मिलेगा अगले दिन। रिजल्ट आपको अगले दिन सुबह मिल जाएगा। ठीक है। तो मेरा एक तो कैपिटल वाइप हो गया उस दिन। एक दिन में पूरा कैपिटल वाइप हो गया? 15 मिनट में एक्चुअली। 15 मिनट में पूरा कैपिटल? हाँ, क्योंकि मार्केट क्लोज के बाद 15 मिनट में ऐसी मूवमेंट आई, वो 90% डाउन हो गया इंस्ट्रूमेंट, एंड मेरा पूरा कैपिटल 15 मिनट में वाइप हो गया। और मैंने लोन लेकर भी इन्वेस्ट किया हुआ था उस टाइम, विच इज़ ए बिगर मिस्टेक इन एनीबडीज इन्वेस्टिंग जर्नी। तो मेरा वो लोन भी गया, एंड उस लोन की मेरे को फिर किस्तें भी देनी थी, तो मेरी फ्यूचर की भी 3-4 साल की अर्निंग्स चली गई। मतलब वो एक दिन में आपने अपना प्रेजेंट तक कमाया हुआ पैसा प्लस आने वाला 3-4 साल तक का पैसा गवा दिया। हाँ। तो फिर उस चीज से कैसे बाहर आए, कैसे डील करा? फिर अब हर चीज के लिए तरीका ये नहीं है कि जहाँ खोया है वहीं से आप पाओगे। कई बार लोग होते हैं रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं। सही बात है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वहीं से ही पैसा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। So that time I focused on my jobs. That time I focused on my learnings. और फिर उसके बाद मैंने अपनी सैलरीज बढ़वाई, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी करके और अच्छी अच्छी स्किल सेट डेवलप करके मेरी तनख्वाहें बढ़ी। और फिर उसके बाद I was able to pay off my 4 year वाला लोन in 1 year. अच्छा, मतलब आपने वो 4 साल का लोन 1 साल में मेहनत करके खत्म किया। नौकरी बढ़ गई, अच्छी सैलरी मिल गई, उसके बाद वो लोन खत्म हो गया। एंड देन ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिंग ओनली इन कैश। तो भाई दोबारा इतना लॉस करने के बाद दोबारा एक एनर्जी, फिर 1 साल का ब्रेक लेना, पहले तो अपने जो गलती करी उनको सुधारना, वापस जीरो पे आना, उसके बाद आपको वो क्या चीज़ है जो लेके गई? मतलब आपने ये श्योर है कि उस दिन आपने सोच लिया मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मैं इन्वेस्टिंग की तरफ जाऊँगा, सही हूँ मैं? देखिए, ये डिसीजन ना एक बार में नहीं आता है। आप पहली बार गिरेंगे, फिर आप सोचेंगे नहीं मेरे से शायद ये गलती हो गई, मेरे को पहले सेल करना चाहिए था। फिर आप दूसरी बार गिरेंगे, पर आप सेम जगह पे नहीं गिरेंगे, आप किसी और जगह पे गिरेंगे। तो जिस जगह पे आप गिरते चले जाएंगे वहाँ से आप बचना सीखते चले जाएंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सब कुछ आपने कर लिया लेकिन आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो बिहेवियर जो होता है, इट इज़ ए मेजर स्किल सेट इन ट्रेडिंग। तो मैंने आफ्टर 7-8 years आई रियलाइज्ड कि माई बिहेवियर इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। मतलब आप कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं गिरते चले जाओगे। हाँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहा हूँ और लॉस में लॉस नहीं बुक कर पा रहा हूँ। मैं लॉस को लॉस देखे जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो रिवर्ट होगा, जबकि मेरे चार्ट्स और मेरी सब कुछ मुझे बता रहे हैं, बट मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ। दैट्स ए बिहेवियरल पैटर्न। तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आइदर इन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। जो भी बंदे आज गुड ट्रेडर्स हैं, दे आर बिहेवियरली वेरी स्ट्रांग। भाई कौन से गुड ट्रेडर्स? जैसे अब सेबी का डाटा आया, वो कह रहा है 1% लोग सिर्फ प्रॉफिट बना रहे हैं, और वो 1% के अंदर इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, फाइनेंशियल FIIs होते हैं, DIIs होते हैं और बिग HNIs होते हैं। तो वो कौन लोग हैं अच्छे ट्रेडर्स जो पैसा बना रहे हैं? क्योंकि काफी जनों के ग्रुप में मैं गया था एक सेमिनार अटेंड करने, 95-96% वर द ट्रेडर्स। किसी से भी बात करी तो वो कहता है कि मैंने इस फलाने का कोर्स लिया हुआ है। अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ और मैं शेयर बाजार के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो क्या मेरे को ये करना चाहिए? देखो, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज होती है जैसे स्कूटर चलाना होता है। आपने एक बुक पढ़ के या प्रेजेंटेशन देख के स्कूटर चलाना सीख लिया, क्या आप स्कूटर चला सकते हो उसके बाद? बिल्कुल भी नहीं। आपको अल्टीमेटली स्कूटर चला के ही स्कूटर आएगा। ठीक है, सही बात है। जो बुकिश लैंग्वेज है लोग आपको सिखा देंगे, लेकिन जब आप स्क्रीन पे बैठोगे, जब आप एक्चुअल में ट्रेड करोगे, तब आपका बिहेवियर बाहर निकल के आएगा। तब आपको रियलाइज होगा कि वेदर यू आर ए गुड ट्रेडर और नॉट। अब भाई इस बात में एक बात और है, लोग क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ अमाउंट पे करा,
उन्होंने हमें आज क्या लेना है और क्या बेचना है उन्होंने पूरा दिखा दिया कि आप ये ले लो और ये बेच दो। तो अब क्या है, वो स्कूटर तो पीछे वाला चला रहा है, वो कह रहा है कि आप मेरे हाथ पे हाथ लगा लो, तो तब भी पैसा नहीं बन रहा। देखो, अब वो आप स्कूटर तो चला रहा है वो, लेकिन आप कौन से वाले रास्ते पे बैठे हो उसके साथ ये भी बहुत डिपेंडेंट है। आप प्लेन सड़क पे बैठे हो, क्योंकि हर रास्ता सेम नहीं होता, कहीं पर गड्ढे होंगे, कहीं पर प्लेन सड़क होगी, कहीं पे चढ़ाई होगी, कहीं पे उतराई होगी। तो अगर आप बाई चांस गलत टाइम पे गलत स्कूटर पे बैठ गए तो आपको झटके लगेंगे और आप गिर जाओगे। तो इसका मतलब ये है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, झटके उनको भी लग रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता कि उनको कब झटके लगेंगे और कब उनका स्कूटर सही चलेगा। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को या तो मॉडिफाई करते हैं, या उनका बिहेवियरली वेरी स्ट्रांग होते हैं, या उस बिहेवियर को मिटिगेट करने के लिए वो अपने सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एल्गो करना, एल्गो इज ए बिहेवियर मिटिगेटिंग फैक्टर, जिसमें इमोशंस नहीं आएंगे। जिसमें इमोशंस नहीं आएंगे। आपके एल्गो चलता रहेगा कंप्यूटर पे, अपने आप ट्रेड होता रहेगा, ह्यूमन का कोई लेना देना ही नहीं है। आपने रूल सेट कर दिया, रूल के हिसाब से ट्रेड हो जाएगा। सिमिलरली कोई बंदा कह रहा है कि मैंने अपना सिस्टम बना लिया है कि मैं दिन में 3 ट्रेड करूंगा, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया तो तीसरा भी नहीं करूंगा। दिस इज ए बिहेवियर, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहे, सो इट इज हेल्पिंग यू। तो यानी आपको डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन और इमोशन को बाहर रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप थोड़े बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ। अब भाई हम बात करेंगे, वो कौन सा मोमेंट था कि आपको ये लगा कि मुझे इन्वेस्टिंग पे जाना है, ट्रेडिंग जैसे आपने बताया कि ये मेरे पार्ट का नहीं है, ये मेरे बिहेवियर में नहीं आता है, तो व्हाट इज द की चेंज, और फिर आपने कैसे करा उसको? जब मैं ट्रेडिंग करता तो साथ साथ मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी था। तो ट्रेडिंग करने की वजह से जो मेरा लॉस हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मेरे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो से कवर हो जाता था, क्योंकि मैं स्टॉक लेके बैठा रहता था 1-2 साल। और जब 1-2 साल आप लेके बैठ जाते हो तो 20-25% का रिटर्न बाई चांस किसी शेयर में अगर बन जाता है तो ये आपको एक होप देता है। मेरे 10 में से अगर 2 शेयर में भी 25% रिटर्न बन रहा है तो आई हैव ए होप कि मैंने 2 शेयर तो ऐसे पकड़े जिसमें मैंने 25% रिटर्न बनाया। और वो होप, ये ऐसी होप होती है कि ये शेयर कैसे 25% बना रहे और बाकी क्यों नहीं बना रहे, और उस पर जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, स्टोरी सामने नजर आती है, तब एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे यार ऐसे पढ़ना चाहिए। मतलब जो स्टॉक बढ़ा, फिर आपने पढ़ने की कोशिश करी कि क्यों बढ़ा, हाँ। उसके बिहाफ पे कि क्या बिजनेस आने वाला है, क्या कंपनी में आने वाला है, उसके बेस पे हम उसको होल्ड करेंगे तो हमारा इतना पैसा और बन सकता है। हाँ, तो ये एक्चुअली इनिशियल पीरियड की कहानी है, जब मुझे कुछ आता नहीं था। जब मेरे को पढ़ना आ गया तब ये स्टोरी जो पहले बाद में पढ़ने वाली स्टोरी है, ये पहले हो गई कि पहले पढ़ना है फिर इन्वेस्ट करना है। अच्छा, आपने उसमें आप तब भी गलत थे। हाँ। कि हम पहले ले रहे थे और बाद में पढ़ रहे थे। हाँ। फिर आप आए कि हमें पहले पढ़ना है फिर लेना है। हाँ। ठीक है, सही बात है। तो ये आपका 8-9 साल का प्रोसेस में। हाँ, सो पहले 8 साल में ट्रेडिंग से हार के फिर धीरे धीरे इन्वेस्टिंग में आए। इन्वेस्टिंग में जब जॉब्स की हेल्प मिली, फाइनेंशियल्स पढ़ने की हेल्प मिली, फंडामेंटल समझने की हेल्प मिली, वहाँ से समझ आया कि भाई इन्वेस्टिंग में पैसा बन सकता है। धीरे धीरे फिर पहले बहुत एलेबोरेट पोर्टफोलियो बना, 30-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना, उसमें मैं निफ्टी को भी बीट नहीं कर पा रहा था। तो ग्रेजुअली इन माई इन्वेस्टिंग पीरियड विच इज़ 10 years, पहले 4-5 साल मेरा बहुत इलेबोरेट पोर्टफोलियो हुआ करता था। 30-40 स्टॉक, मिनिमम 40 स्टॉक होते थे, जिसमें से 10 स्टॉक अच्छे रिटर्न दे जाते थे, 15 स्टॉक जो थे नॉर्मल रिटर्न देते थे, और बाकी 10 स्टॉक लॉस में चले जाते थे। तो नेट मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बना पा रहा था। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को एक तो फिल्टर आउट करना था कि ये स्टॉक्स में जो पैसा बन रहा है मुझे सिर्फ इन्हीं में पैसा लगाना है, और मेरे को नंबर ऑफ स्टॉक्स कम करने हैं, क्योंकि मेरे लॉस मेकिंग स्टॉक्स वर ईटिंग अप माई गेन मेकिंग स्टॉक्स। एक क्वेश्चन है इस पे, जैसे आपने 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, तो आपने ये कैसे डिसाइड करा एक तो कौन सा स्टॉक ले, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कितने स्टॉक ले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और स्टॉक कम क्यों करने, क्योंकि उससे फिर रिस्क भी हमारा बढ़ जाएगा। आपने कहा कि वो प्रॉफिट में थे, अगर वो लॉस में चले गए हमारे लेने के बाद, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो स्टॉक ले रहे हैं हम ये प्रॉफिट में जाएगा, ये वाला जो स्टॉक ले रहे हैं ये लॉस में नहीं जाएगा? तो ये एक बहुत ही इलेबोरेट क्वेश्चन है। फर्स्ट डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 2-3 पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टॉक पहले मैं कैसे लेता था और अब कैसे लेता हूँ। पहले मैं क्या करता था, म्यूचुअल फंड जो स्टॉक उठा रहा है वो स्टॉक ले लिया, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मेजर जो इशू था वो ये था कि म्यूचुअल फंड जो उठा रहा है वो हमें 3 महीने बाद पता चलता था
अब तो बहुत रिसेंटली इन्फॉर्मेशन आने लग गई है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब 3 महीने बाद इन्फॉर्मेशन आती थी। तो जब म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं उसके बाद हमने उठाया, अब म्यूचुअल फंड ने जब एग्जिट लिया हमें पता नहीं लगा और उसके बाद हमें लॉस। बट कई जगह पे मेरे को जब 10-20% गेन आ जाता तो मैं निकल जाता था, ऐसे ही कई जगह पे मुझे लॉस भी हो जाता था। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार इससे पैसा नहीं बन रहा है। फिर पीई देखनी शुरू करी, पीई में लो पीई स्टॉक्स में पैसे लगाने शुरू करे, उसमें भी फिर पैसा बना, थोड़ा बहुत बना फिर नहीं बना। फिर प्रॉफिट देखना शुरू किया, प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, फिर उसमें भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा बना फिर नहीं बना। तो कोई एक फुल प्रूफ मेथड नहीं था। फिर बैलेंस शीट देखनी शुरू करी कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा लेवरेज तो नहीं है, इंटरेस्ट बर्डन तो नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी। तो कई जगह पे पैसा बनता था, कई जगह पे पैसा खत्म भी हो रहा था। नेट रिफाइन करने की जरूरत थी, रूल बनाने की जरूरत कि मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊं जहाँ ग्रोथ भी हो, जहाँ वैल्यू मिल रही हो ऑन द टेबल, और मेरा जो एंट्री होना चाहिए वो एक ऐसे टाइम पे होना चाहिए जहाँ मुझे लगे कि मार्केट इसको अच्छी वैल्यू नहीं दे रही है। मतलब वो उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। हाँ। और ये आज अपने ओरिजिनल भाव से कम भाव पे मिल रहा है हमें। हाँ, ठीक जैसे है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नो रिकमेंडेशंस। एक स्टोर की कंपनी है, रिटेल स्टोर की कंपनी। मैं एक अपने दोस्त के साथ उसको स्टडी कर रहा था, हमने उसकी मार्केट कैप देखी। उसकी मार्केट कैप अराउंड आई थिंक 150 करोड़ के आसपास या 200 करोड़ के पास आसपास होगी। उनके स्टोर ही आई थिंक 100 के आसपास थे, 100-125 के स्टोर के आसपास थे। एंड जब हमने स्टोर की इन्वेंट्री वगैरह चेक करी तो पर स्टोर इन्वेंट्री 75 लाख 1 करोड़ के आसपास आ रही थी। ठीक है, इन्वेंट्री। ठीक है। तो अगर एक 125 करोड़ स्टोर के पास 125 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, 125 स्टोर में 125 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, और वो स्टॉक आपको 150-200 करोड़ की मार्केट कैप पे मिल रहा है, यानी बिजनेस की तो वैल्यू मिल ही नहीं रही है आपको तो सिर्फ इन्वेंट्री जो पड़ी है उसकी वैल्यू मिल रही है। मतलब जितना माल पड़ा है उतने के ऊपर स्टॉक चल रहा है, उतने के ऊपर ही आपको स्टॉक मिल रहा है। धंधे की तो बिजनेस तो मिल ही नहीं रहा, आपको फ्री में मिल रहा है बिजनेस। तो वो एक वैल्यू है, आपको वैल्यू सामने नजर आ रही है। आप कल को एक रियल एस्टेट लेने जाएं, आपको पता है 7 वाला मकान 10 करोड़ का और ये वाला मकान आपको 5 करोड़ में मिल रहा है। हालांकि हो सकता है उसमें कुछ झंझट हो सकता है उसके ओनर ने कुछ घपला कर दिया हो, उसको पैसों की ज़रूरत हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ ए वैल्यू। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप वो 5 करोड़ में लेते हो और सब कुछ ठीक कर लेते हो तो वो आराम से 10 करोड़ का बिक सकता है। तो एक वैल्यू ढूंढने वाली बात होती है। तो जो चीज़ मेरे को अगले 8 साल में जो मैंने इन्वेस्टिंग करियर में सीखी वो यही थी कि एक वैल्यू ढूंढनी है। वैल्यू ढूंढ के एक ऐसे प्राइस पे घुसना है जहां पर मेरा ड्रॉडाउन कम हो, नीचे गिरने की टेंडेंसी कम हो वहां से। ये नहीं कि आपने 80 पीई का स्टॉक ले लिया और उसको सोच रहे हो वो 150 पीई का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक और बात बताओ, जैसे आपने 125 करोड़ वाली जो बात बताई कि 125 करोड़ का माल था और वो स्टोर पे मिल रहा था, तो इसको सिर्फ हम पी देख के डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स। अब आप जैसे मान लो आपको बुखार है, अब हर चीज़ में आप एक एंटीबायोटिक नहीं दे सकते ना। बुखार क्यों है वो देखना पड़ेगा। गला खराब है तो अलग एंटीबायोटिक, चेस्ट खराब है अलग एंटीबायोटिक, चोट लग गया अलग एंटीबायोटिक। तो आपको देखना पड़ेगा बुखार क्यों है, अगर उसकी पी कम है तो क्यों है, अगर उसकी वैल्यूएशन कम है तो क्यों है, उसका रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको रीज़न पता है और आपको पोटेंशियल फ्यूचर सॉल्यूशंस पता है तो फिर आप एक थीसिस बना सकते हो इन्वेस्ट करने। अगर आपको ये पता ही नहीं है, सिर्फ आपको भाव पता है, तो फिर आप नहीं थीसिस बना सकते, फिर आप ट्रेड ही कर सकते हो। जो लोग ये देख रहे हैं और भटके हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उन्हें ये नहीं पता कि ट्रेडिंग करें, फंडामेंटल करें, कितने स्टॉक्स लें नहीं लें, एक छोटा इस तरह का पैटर्न कि उनका नुकसान ड्रॉडाउन लिमिटेड हो जाए, कि आप वो तरीका बताओ कि आप ये चीज़ें देख लो, इससे आपका नुकसान बच जाएगा। जब आप ये देखकर पोर्टफोलियो बनाने लग जाओगे तो आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ऐसा कौन सा इजी तरीका है जिससे वो अपना नुकसान कम कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो फंडामेंटली पैसा बनाने के लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपका पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कहाँ से शुरू करूँ अगर मैं पढ़ना चाहूँ? अगर शुरुआत करनी है, सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे तभी जब आपका पैसा लगा होगा। ठीक है, वरना आप पढ़ेंगे ही नहीं, आपको लगेगा क्या जरूरत है, क्या करना है, कोई बता दे, मैं ये ले लेता हूं। हाँ, तो किसी भी बंदे को जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो जो आपकी मंथली सेविंग है, मान लो 10,000 रुपये की मंथली सेविंग है, वो आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब बहुत सारे मार्केट वेटरन्स हैं जो बोलते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपको कुछ आता नहीं है तो म्यूचुअल फंड में डाल दो।
बट म्यूचुअल फंड में डाल के आपको वो पुश नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको पुश कब मिलेगा? जब आपका कम से कम एक साइजेबल अमाउंट किसी स्टॉक में या 3-4 स्टॉक्स में लगा होगा, तब आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी पढ़ने के लिए कि यार मेरा ये पैसा कहीं चला ना जाए। तो फिर जब आप 3-4 स्टॉक में जो भी आपको पसंद है, उसके बाद जब आप वो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। फिर हो सकता है उसका रिजल्ट भी आए, आप रिजल्ट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप न्यूज उसकी कॉन कॉल पढ़ने की शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप इंफॉर्मेशन प्रॉफिट देख लिया, हाँ, वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो जो तभी आएगा, बेसिक चीजें वो हैं। लेकिन तभी आएगा जब आपको एक ऐसा अमाउंट लगा होगा जो आपको खोने की दुख हो, मतलब दर्द चाहिए, दर्द चाहिए, आपको प्रेरणा चाहिए बेसिकली। ये नहीं कि यार ठीक है मेरा 2 लाख की सैलरी है, मैंने 1000 रुपए लगा दिए, 1000 रुपए का तो आप बर्गर ही खा जाते हो, इट विल नॉट इम्पैक्ट यू। सही बात, कम से कम उसमें 40-50 हजार आप इन्वेस्ट करोगे। जब आपको लगे कि आपकी 1 महीने की जो आपकी सेविंग है वो पूरी की पूरी चली जाएगी, देन इट बिकम्स ए साइजेबल अमाउंट। अगर आप 50 लाख कमाते हो महीने का, तो आप इतना लगाओ कि आपका वो उड़ना चाहिए, नजर आना चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हो और 5,000 बचाते हो, तो 5,000 की सेविंग आपके लिए मायने रखती है। फिर आप 5,000 रुपये लगाओ। फिर जब आप पढ़ लेंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे, धीरे धीरे पढ़ें, क्योंकि देखिए नॉलेज जो होती है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होती है। जब वो बच्चा पाँचवीं क्लास में होता है, 5 साल का होता है, तो वो धीरे धीरे लिखना शुरू करता है, उसको नॉलेज आती है, वो धीरे धीरे बोर्ड के एग्जाम पास करेगा, 12th पास करेगा, फिर कॉलेज जाएगा, तो उसके बाद जाके वो नौकरी लगती है, वो पैसा कमाना शुरू करता है। ऐसे ही नॉलेज में भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू नर्चर इट, and once you nurture it, put time in it, put efforts in it, then it starts reaping benefit after a long time। और ये भी नॉलेज जो होती है शेयर मार्केट में, एक सिर्फ 10% का हिस्सा होती है, बाकी 90% तो आपकी किस्मत और आपका बिहेवियर है। पहले जब तक हम वो 10% पे नहीं जाएंगे, तो बाकी का 90% हमारी किस्मत वो तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप किस्मत के ऊपर कभी नहीं खेल सकते। अभी जो आपने बच्चे वाली बात कही, उसके अंदर भी यही पता चलता है कि आपको इन्वेस्ट अपने आप में करना चाहिए। यस, जो कि लोग नहीं करते। हाँ, दे आर सीधे वो इन्फ्लो करते हैं मनी के साथ, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा। आप बिजनेस की तरह ही समझ लो, जैसे बिजनेस है, जैसे जॉब है। आपको बिजनेस में तरक्की तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। आपको जॉब में अच्छी इंक्रीमेंट तब मिलेगी जब आप अच्छा काम करोगे, या स्टार्टिंग से ही आपको नहीं मिल जाएगा अच्छा स्किल सेट बनाओगे। आपको स्टार्टिंग में कोई आके 4-5 लाख रुपए की तनख्वाह नहीं दे देगा मंथली। आपको तनख्वाह शुरू में वही 20-25 हज़ार मिलेगी। जब आप मेहनत कर लोगे, आपकी अच्छी स्किल सेट बन जाएगी, आप लोगों को मैनेज कर पा रहे हो, काम को मैनेज कर पा रहे हो, तब आपकी तनख्वाह भी अच्छी होगी। ऐसे बिजनेस में भी होगा, जब आपके कनेक्शंस बन जाएंगे, आप मेहनत कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, सप्लायर से कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपका पैसा प्रॉफिट अच्छा बनेगा। तो ये सब मेहनत से होता है। ग्राइंड करेगा जब आप। हाँ, बिल्कुल सही बात। मेहनत ही हर जगह पे काम आती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पैसा खो देंगे। तो इससे मतलब पूरा शॉर्ट ये बात आप कह रहे हैं कि ये जो लोग 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के सब्सक्रिप्शन बेस लेते हैं, टिपों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्किल सेट नहीं बढ़ा रहे हैं। यस, तो ये सब वो एक शॉर्टकट ले रहे हैं। शॉर्टकट ले रहे हैं। तो शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं चलता है। बिल्कुल। आप क्या अपने बच्चे को पैदा करके सीधा उसको नौकरी पे लगा सकते हो? शॉर्टकट नहीं है ना, कोई नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी ना, बच्चे को बड़ा करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी देखरेख अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तभी बात। वो एक बड़ा बन के एक ऐसा आदमी बनेगा जिसपे आपको नाज हो। सिमिलरली आपको शॉर्टकट देके, किसी को पैसे देके नॉलेज नहीं ले सकते। आपको अल्टीमेटली खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा विनीत भाई, एक बात बताओ, आप लोग आजकल सेमिनार्स कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, तो लोगों के फीडबैक्स आते होंगे, कोई लोग आपको मिलते होंगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, स्टेज 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, तो डाउट्स किस तरह से आते हैं? कि क्योंकि आपने आज बताया कि ये करो, अब लोगों के जाहिर सी बात है वो एक बारी में तो सीख नहीं जाएंगे, तो थोड़ी सी मदद मिल जाएगी लोगों को वो जानने में। देखो अभी क्या हो गया, जब से कोरोना हुआ है तब से पूरे देश में ही एक वेव सी आ गई है कि हमें स्टॉक मार्केट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। अभी पीछे हम एक सेशन में थे, एक 12th क्लास का बच्चा आया हुआ था, उसने मेरे से पूछ लिया कि मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है, कैसे शुरू करूं, क्या करूं। मैंने कहा पहले तो आप ये बताओ कि आप करते क्या हो। कह रहा मैं 12th क्लास में हूँ। मैंने कहा तो फिर पैसे कहाँ से लाओगे? कह रहा मम्मी पापा से ले लूँगा। मैंने कहा तो फिर अगर वो पैसे लॉस हो गए तो आपको दुख कैसे होगा? वो तो आपके मम्मी पापा को दुख होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दुख होना है पहले आपको, तभी आप सीखोगे। वो अपने पैसे जब कमाए जब जाएंगे, आप अपने पैसे कमाओगे पहले तब और लॉस होगा। उन पैसों का लॉस होगा, तब आपको दर्द होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे ये करना था। ठीक है, तो पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप पैसे कमा सको,
और फिर इस लायक बनाओ कि उस पैसे को बचा सको। क्या हमें लोन लेके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो लोन वो तो बहुत दिक्कत वाला बहुत ही, मैटर है। मैं तो जब सुनता हूँ ये बात लोगों की कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, सबसे पहले तो एक मैसेज टू द सोसाइटी, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। आप अपने परिवार से पूछ के देख लो, क्या अगर आपके पास पैसा नहीं होगा क्या आपका परिवार आपको छोड़ देगा? बिल्कुल सही बात है। और इट इज ए बिगर लॉस टू योर फैमिली। पीछे चले जाने वाला चला जाता है, हाँ। पीछे वो उनका नहीं परिवार निकलता, उनका पूरा परिवार ही उजड़ परेशान जाता होता है। सो पॉइंट इज, अगर कभी लॉस भी हो जाता है तो हारो नहीं, अपने ऊपर काम करो। जैसे मेरा जब लॉस हुआ था तो मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने लॉस भी रिकवर किया, लोन भी चुकाया। बट फर्स्ट थिंग इज लोन लो ही मत इन्वेस्टमेंट के लिए। बड़े बड़े लोग, इवन राकेश झुनझुनवाला जी भी लोन लेके, लेवरेज लेके काम करते थे। बट आप उनका स्किल सेट देखिए पहले और अपना स्किल सेट देखिए, तराजू में तोलिए पहले अपने आप को। हम सिर्फ उनको कॉपी नहीं कर सकते, हाँ। नॉलेज में भी कॉपी करना हाँ, पड़ेगा, दोनों तरफ तराजू balance में तोलना बिल्कुल। पड़ेगा। एक तरफ तो 10,000 किलो, एक तरफ 100 ग्राम है, तो कैसे होगा? आप उनके बराबर पहुंच भी नहीं पाएंगे और आप अपने पैसे लुटा कर ही जाएंगे। बिल्कुल सो पॉइंट इज लेवरेज तो फॉर ए नोवाइस इन्वेस्टर, इवन आई कंसीडर माई सेल्फ एज नोवाइस। अगर मैंने लेवरेज लेके अपना पैसा गवाया तो मैं भी नोवाइस हूँ। सही बात है। तो मैं आज तक लेवरेज लेके पैसे से काम नहीं करता हूँ मार्केट में। जो भी मेरा पैसा है पूरा कैश का पैसा है, कैश में ही पैसे लगाता हूँ और कैश में ही पैसे बनाता हूँ। लॉस भी करता हूँ तो कैश में ही करता हूँ। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि नए लोगों को एक तो F&O से दूर रहे, लेवरेज से दूर रहे और कैश में काम करें, धीरे धीरे पढ़े, सीखे, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल। स्कूटर धीरे धीरे चलाए, एक दो बार गिरे, फिर उसके बाद जब कम पैसे का लॉस होगा तो बड़े पैसे को बचाना सीख जाएंगे। यस, जब आप 1 महीने की सैलरी बचाना शुरू कर दोगे या 2 महीने 3 महीने की सैलरी आपने बचानी शुरू कर ली है, तब आप आगे 1 साल की सैलरी भी लगा सकते हो, फिर आप 2 साल की सैलरी भी लगा सकते हो, फिर आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन भी बढ़ा सकते हो। ये बात आपने बहुत अच्छी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा सीखने को मिला आज। हम क्या करते हैं, 2-4 लाख रुपए लगाया या 5 लाख रुपए लगाया, कहीं से लाए और उसको 50 लाख करने में लग जाते हैं। हम ये तो सोचते नहीं कि हमें पहले 5 लाख बचाना भी है, और उस 5 लाख को बचाने के लिए पहले 1,50,000 का घाटा आएगा, तो हमें समझ में आएगी कि इसको बचाना कैसे है। जब वो पहले बच जाएगा फिर वो 5 के बाद बढ़ना शुरू होगा। हाँ। तो मैक्सिमम लॉस में लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो इस बारे पे ध्यान ही नहीं दे रहे। प्लस लोगों को ये भी लगता है कि पैसा बनता ही बनता है। हाँ, ये बहुत वो दिखाया जा रहा है ना, पर ऐसा नहीं है। वो दिखा स्क्रीनशॉट देख के। मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इन कोरोना, इन 2013-14 क्रैश, ऑलमोस्ट ऑल मेजर इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट 40-50% ऑफ देयर वेल्थ। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने जो रिकवरी ली है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट्स दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज दे हैव। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग भी, मतलब 50 ये समझो 50% 2-2 हज़ार करोड़ के पोर्टफोलियो 50% डाउन। आप समझ रहे हो, मतलब इतना 1,000 करोड़ उड़ गए। 1,000 करोड़ हफ्ते में 2 महीने में उड़ गए। तो ये आप उन लोगों का सोचो ना, जब जो लोग इतने परिपक्व हैं, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, वो इतना ड्रॉ डाउन देख रहे हैं, आप तो यार गाजर के खेत की मूली हो। सही बात है। हाउ डू यू पॉइंट अ कंपनी? आप किसी कंपनी तक कैसे पहुंचते हो? उसमें इंडस्ट्री ओवरव्यू कितना होता है, बिजनेस कैसे देखते हो? आप मेरा एक एक्चुअली में ये सवाल जो है ना, सिंपल से सवालों में बोलूँगा, आप मेरे से मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पूछ रहे हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपल, थोड़े से सिंपल क्वेश्चन को, आंसर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। हालांकि व्हेन वी डू इट, इट इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फॉर एन आम जनता, क्योंकि थोड़ी सी फाइनेंशियल टर्म्स आ जाती है, पर मैं कोशिश करूँगा उसको आराम से समझाने की, जो उस लोगों को समझ में आ जाए। हाँ। मेरे जैसे लोगों को भी समझ में आ जाए। तो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप डाउन अप्रोच लेता हूँ। टॉप डाउन को क्या बोलते हैं? पहले एक मैक्रो ट्रेंड पकड़ो, मैक्रो के बाद उसके बाद नीचे आओ, उसमें कौन सा सेक्टर है, उसके बाद सेक्टर में कौन सी कंपनी है, और उस कंपनी में पढ़ते पढ़ते फिर देखो कौन सी इन्वेस्टेबल कंपनी है। तो आप किस तरह से हाँ, मैक्रो सो जैसे फॉर एग्जांपल टॉप डाउन में सबसे पहले एक मैक्रो ट्रेंड पकड़ना है। मैक्रो ट्रेंड कहाँ से आएगा? सबसे पहला जो ट्रेंड आता है, टेलविंड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स में आता है। टेलविंड्स कहाँ से बनती हैं? टेलविंड्स यानी कि पैसा बनने वाला है काफ़ी ज़्यादा, छोटी तो कंपनीज में, एक सेक्टर की नहीं, सेक्टर में, सेक्टर पूरे में। सेक्टर में टेलविंड है। जैसे मान लो 2019 से लेकर के 2022 तक केमिकल कंपनीज ने बहुत पैसा बनाया। टेलविंड थी, क्या टेलविंड थी? चाइना ने अपना ESG कंट्रोल की वजह से अपने केमिकल प्लांट्स बंद करने शुरू कर दिए, एंड हेंस इंडियन केमिकल कंपनी स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। ठीक है, तो पूरे सेक्टर में टेलविंड आई।
जितनी भी केमिकल कंपनीज थी 5-5 गुना 10-10 गुना रिटर्न बना के गई हैं इन दैट पीरियड। ठीक है, तो ये एक टेलविंड है, आपको ये देखना है कि ग्लोबली क्या चल रहा है। भाई कुछ कंपनीज के नाम ले सकते हो आप, मतलब फॉर एजुकेशनल पर्पस? सो दीपक नाइट्रेट ने बहुत पैसा बनाया, आरती इंडस्ट्रीज ने बहुत पैसा बनाया है। आप कोई भी केमिकल कंपनी उठा के देख लो, आप आंख बंद करके भी हाथ लगाओगे तो उसने पैसा बनाया होगा। सेम टेलविंड हमारी डिफेंस में चली पीछे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, गवर्नमेंट ने बोला हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम डिफेंस में अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करेंगे। तो इट इज़ ए फर्स्ट इज इट मैक्रो, उसके बाद जो टेलविंड आती है कि मैक्रो की वजह से सब डिफेंस कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से शिपिंग कंटेनर्स के कॉन्ट्रैक्ट आने लगे बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही, अभी आज से 1 महीने पहले की बात है, मैं लोकसभा टीवी चला के बैठा था, मेरे को बड़ा न्यूज़ में बहुत आ रहा था वुमेन बिल आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो मैंने देख लिया, एक दिन लोकसभा का चैनल उठाया, यूट्यूब पे खोला, रिकॉर्डिंग देख ली मैंने उस सेशन की, और उसमें इन दैट सेशन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज गिविंग पॉलिसी फॉर श्रिम्प बिजनेसेस। तो वो वहाँ से पता चला कि श्रिम्प में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग श्रिम्प बिजनेसेस अराउंड विद दैट, एंड 1 month, 2 months down the lane, almost all brokerage houses have started focusing on shrimps. अच्छा, तो ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। कई बार आपको पता चलता है कि आप राइट पाथ पे हो। हाँ, यू आर ऑन द राइट पाथ। हालांकि मैंने इन्वेस्ट नहीं किया किसी में भी, बट ये दिस इज ए ट्रैक, आपके ट्रैक में है, ये ट्रैक यू आर वॉचिंग इट, आई एम वॉचिंग इट। तो सिमिलरली ऐसे ही हर जगह पे अगर आपको एक मेजर ट्रेंड नजर आ रहा है तो आप उस ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करते हो। जैसे ईवी के अंदर हमारा मेजर ट्रेंड आया पिछले 3-4 साल में, बिल्कुल बहुत सारी कंपनीज ईवी में घुसी, बहुत सारी कंपनीज ईवी इकोसिस्टम में आई हैं, बहुत सारी ईवी कंपोनेंट्स में आई हैं। कोई बस बना रहा है, कोई ट्रक बना रहा है, कोई गाड़ी बना रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, कोई बैटरी के सप्लायर के केमिकल बना रहा है, प्रॉक्सी प्लेयर्स भी बहुत है। ऐसे ही आपको पहले आइडेंटिफाई करना है अगले 5 साल में क्या ट्रेंड आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर फोकसिंग टुवर्ड्स मोनेटाइजिंग देयर एसेट्स। आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उठा के देखेंगे, चाहे वो रोड हाईवे का हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हों, या फिर कोई ऐसी कंपनी जो ब्रिजेस बनाती है या टोल बूथ्स बनाती है, वो सब मोनेटाइज करने में लगे हुए हैं। क्यों मोनेटाइज क्यों करना है? आप पढ़िए थोड़ा सा। मोनेटाइज इसलिए करना है क्योंकि उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इक्विटी डालनी पड़ती है हर प्रोजेक्ट में। नए प्रोजेक्ट में अगर इक्विटी डालनी है तो इक्विटी अगर या तो वो रेस करेंगे मार्केट से, अगर रेस करेंगे तो डाइल्यूशन हो जाएगा उनके शेयर होल्डर का, या फिर वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिन पे उन्होंने डेट ले रखा है उसको वो बेचे, अपना डेट प्रीपे करें, अपनी इक्विटी निकालें उसमें से और नए प्रोजेक्ट में लगाएं। तो ये सब चीज़ें जैसे आप पढ़ते हो, इतना एनालिसिस करते हो, कंपनी तक कैसे पहुंचते हो? तो एक बार आपको एक मैक्रो ट्रेंड समझ आ गया, ट्रेंड आ गया, मैक्रो ट्रेंड समझ आ कंपनी पे कैसे गया, उसके बाद आपने सेक्टर पे जाना है उस ट्रेंड के। जैसे ईवी है, ईवी के अंदर आपको बस भी आ गई, मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि ईवी के अंदर मैं कार मैन्युफैक्चर पे जाऊं या प्रॉक्सी प्लेयर पे जाऊं? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। सो बस भी आ गई, ईवी व्हीकल भी आ गया, और व्हीकल सर्विसिंग भी आ गई, व्हीकल कंपोनेंट्स भी आ गए, बैटरी भी आ गई। अब इन सब में आपको ये डिसाइड करना है कि विच विल बी द मोस्ट रिकरिंग रेवेन्यू इवन इफ द ट्रेंड स्टॉप्स, जो बार बार आप सेल आउट कर सकते हो। हाँ, यानी कि आपने धंधा तो खड़ा कर लिया, यानी वन टाइम रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, वो रेवेन्यू जो है रिकरिंग होना चाहिए, हर साल आता रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि गाड़ी की सर्विसिंग का बिजनेस है। जितनी गाड़ियाँ मार्केट में आती चली जाएंगी, मार्केट में गाड़ियां भरती चली जा रही हैं, तो जो सर्विस करने वाला बंदा है उसका धंधा तो बढ़ता ही चला जाएगा, वो हर बार सर्विस पे आती रही है। लेकिन जो गाड़ी बना रहा है वो हर साल जितनी गाड़ी बेचेगा वो सिर्फ उसका प्रॉफिट बनाएगा, या फिर उसका जो पार्ट्स बेचेगा उसका प्रॉफिट बनाएगा। हाँ, गाड़ी बेचने के बाद उसके पार्ट्स का रिकरिंग बिजनेस आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको ये फोकस करना है मार्जिन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा और रिकरिंग कितना ज़्यादा है। ये मेरी थीसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको आपको, मैं अपनी थीसिस नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर्विसिंग बिजनेस जो होता है वो 75% मार्जिन का बिजनेस होता है, जबकि पार्ट्स जो बिजनेस होता है वो 40% मार्जिन बिजनेस होता है। ठीक है, तो जो भी कार मैन्युफैक्चरर है, हिज मार्जिन इज कैप्ड एट 40%।
मैक्सिमम अगर वो पूरा पार्ट्स भी बेचने लग जाएगा तो 40% ही बनाएगा। लेकिन जो सर्विस वाला बंदा है, अगर सारी हर गाड़ियां मार्केट में भरती चली जा रही हैं तो 75% वो मार्जिन बनाता चला जाएगा। बस उसको क्या करना है, अपनी हर साल कैपेसिटी बढ़ानी है सर्विसिंग की। मतलब जितना बिजनेस आता जाए कैपेसिटी बढ़ाते हाँ, जाए, पहले उसकी 10 बे थी, अगले साल उसने 20 बे कर ली, अगले साल उसने 30 बे कर ली, तो उसकी कैपेसिटी तो बढ़ती चली जा रही है सर्विसिंग की, क्योंकि गाड़ियां मार्केट में बढ़ती चली जा रही है, तो उसके बाद बिजनेस भी आता जाएगा। अब जो ये कन्वर्सेशन आपके साथ हुई है ना, जो आपने प्रोसेस बताया, मैक्रो, ट्रेंड, सेक्टर, तो अब जैसे किसी स्टॉक का भाव चल रहा है आज 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये, वेदर इट इज़, कोई भी आपने इंडस्ट्री का स्टॉक लिया, क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। तो सही भाव किसी भी कंपनी का निकालना इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो कई बार कंपनी अगले 2-3 साल, 4 साल, 10 साल के प्रॉफिट अपने करंट प्राइस में दिखा देती है। अच्छा। कई बार वो मिस प्राइस्ड होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था, वो इन्वेंट्री पे मिल रहा था, हाँ। राइट। ऐसे ही आपको ऐसी आपने सेक्टर तो बॉइल डाउन कर लिया, उस सेक्टर में आपको ऐसी कंपनी देखनी है विच इज नॉट फैक्टरिंग इन द फ्यूचर पोटेंशियल बिजनेस। ठीक है, जो उनके पास आगे आने वाला बिजनेस है वो आज के प्रॉफिट्स में नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ। मान लो मेरा फ्यूचर पोटेंशियल है 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, जो आपको केपेक्स से, सेल से, रेवेन्यू की गाइडेंस से, प्रॉफिट की गाइडेंस से, मैनेजमेंट के गाइडेंस में मिल जाएगा। वो कंपनी गाइडेंस दे रही है। हाँ। अभी बैलेंस शीट में नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। वो कंपनी कह रही है मैं 2 साल बाद 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाऊंगी। ठीक है। ठीक है, और वो कंपनी ट्रेड कर रही है आज की डेट में, क्योंकि उसका प्रॉफिट अभी 200 करोड़ है, तो वो आज की डेट में 5000 करोड़ पे ट्रेड कर रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज से 2 साल बाद वो 5000 करोड़ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि तब उसका प्रॉफिट 1000 करोड़ आ रहा होगा। आज वो 5000 करोड़ पे क्यों मिल रही है? क्योंकि आज उसका प्रॉफिट 200 करोड़ है। अच्छा, मतलब 200 करोड़ का अगर प्रॉफिट कमा रही है तो मार्केट कैप उसकी 5000 करोड़ है। हाँ, अब जब वो 1000 करोड़ कमाएगी तब उसकी कितनी होनी चाहिए? तो जब प्रॉफिट आपका 5 गुना हो रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर पीई मल्टीपल सेम रहता है तो आपकी मार्केट कैप भी 5 गुना हो जानी चाहिए। उस दिन वो कंपनी 25,000 रुपये मिलेगी हमें। यस, आपको मार्केट प्राइस देखना है, स्टॉक प्राइस नहीं देखना है। सबसे पहले हम भाव देखते हैं। जो भाव के खिलाड़ी होते हैं वो भाव देखते हैं, कि जिनको चार्ट देखना है वो चार्ट देखते हैं। कई बार क्या होता है, लोग प्राइस और मार्केट कैप में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आज के टाइम में बैंकों में सबसे सस्ता बैंक येस बैंक माना जाता है। ठीक है, सबका फेवरेट बैंक है, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स हैव इट। उसका भाव शायद सबसे सस्ता होगा 16-17 रुपए का होगा। वो आज भी कम से कम 40-50 हजार करोड़ की कंपनी है। अच्छा। आप मानेंगे बहुत सारे बैंक जो 200, 300, 400 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं वो येस बैंक से छोटे हैं। मतलब वो सस्ते मिल रहे हैं आज भी। वो उनकी मार्केट कैप छोटी है। उनकी मार्केट कैप छोटी है। दे आर स्मॉलर बैंक्स एंड येस बैंक इज ए बिगर बैंक, बट इट्स स्टॉक प्राइस इज फार लेसर। व्हाई? क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है। भाव पे ना जाए, मार्केट कैप देखें और बिजनेस का पोटेंशियल देखें, कितना प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट के ऊपर कितनी मार्केट कैप मिल रही है, वो निकालना जरूरी होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, क्योंकि मुझे जानना था, तो मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आ गया आज। तो सबसे पहले हम मैक्रो ट्रेंड पकड़ेंगे, मैक्रो ट्रेंड पकड़ने के बाद हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जहाँ पर भी आ रही है। उसके बाद हम कंपनीज ढूंढेंगे जिसमें हम प्रॉक्सी भी देखेंगे और कंपनीज भी देखेंगे। उसके बाद हम उनकी गाइडलाइंस और थोड़ा बहुत देखकर कितना बिजनेस आने वाला है और क्या वैल्यू चल रही है, फिर हम उसमें उस हिसाब से एंट्री करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं? प्लस एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो पार्ट मेरे से मिस हो गया, किसी भी कंपनी को लेते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि प्रमोटर की क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है। वो कैसे देखें? अगेन गूगल सर्च सबसे आसान तरीका होता है। तो सर्च क्या करें? गूगल लीगल केस, प्रमोटर का नाम डालो, लीगल केस डालो, फ्रॉड डालो, कुछ भी कीवर्ड्स डाल दो, आराम से सब गूगल, मतलब इजी है। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग बोलते थे ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक कर लो, तो डर लगता है यार कैसे चेक करें, हमें तो चेक ही नहीं करना आता। तो ठीक है, मतलब आपका प्रोसेस, तो उसके बाद आप स्टॉक में एंट्री ले लेते हो। इस प्रोसेस को सीखने में आपको 18 साल लगे। आप कह सकते हो अभी भी सीख रहा हूँ। अब जैसे आप लोग सेमिनार कर रहे हो, क्या आपका टारगेट है, मतलब प्रॉफिट्स कमा रहे हो या क्या कर रहे हो आप, मतलब किस तरीके से? मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली में जब मैं कॉर्पोरेट करियर में था, आई रियलाइज्ड कि आई नेवर मेड एनी नेटवर्क। तो जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी, आई गॉट द टाइम कि यार अब मेरे को थोड़ा नेटवर्क बनाना चाहिए। मेरा नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो आई हैव टू फोकस ऑन पीपल। जितने ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे उतना अच्छा नेटवर्क होता है। आज कल को मैं कोई एक ऐसी कंपनी पढ़ रहा हूँ, जैसे आप हो, आज से आपसे मेरी मुलाकात हुई,
आपका मान लो टेक्सटाइल का बिजनेस है, मान लो आप बिजनेस करते हैं अगर, तो अगर मुझे कोई टेक्सटाइल कंपनी देखनी है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा कौन होगा? आप होंगे। बिल्कुल। क्योंकि मुझे इंडस्ट्री समझनी है तो मैं आपसे समझूंगा, आप इंडस्ट्री इनसाइडर हो। तो द मोर नेटवर्क यू क्रिएट अराउंड योर सेल्फ, द मोर नॉलेज यू कैन शेयर। The main purpose of all these meets and the seminars which we conduct, it is to create a network of individuals who can help each other and help them in growing themselves in their knowledge also. मतलब आप बेसिकली सारा नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए। हाँ, एंड जस्ट टू क्लैरिफाई फर्दर, आपने पैसों की बात करी, पैसे नहीं बनाते हैं हम उससे, इट्स ए नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव। जितना भी हमारा वेन्यू कॉस्ट वगैरह सब होता है, हम वो सब सिर्फ चार्ज करते हैं। रेस्ट ऑफ इट इज ऑल, आवर एफर्ट इज ऑन फ्री बेसिस। मतलब आप वहाँ से कुछ नहीं लेते? हम पर्सनली कुछ पैसा नहीं बनाते हैं, जो भी खर्चा होता है वो हम ऑडियंसेस से ले लेते हैं एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑडियंस। कितने रुपए का पर सेमिनार कॉस्ट रहती है अगर हमें टिकट लेके आना? डिपेंड्स ऑन द सिटी। कई बार कई सिटीज में हमारी टिकट 1000 की होती है, कई में 1500 की होती है, कई में 2000 की होती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द सिटी। तो क्योंकि अब कईयों को लगता है ना कि ये तो 1000 में हुआ था, वहाँ 2000 में, क्योंकि वो सिटी एक्सपेंसिव है। तो अभी तक आपने कितनी सिटीज में कहाँ करा? आई थिंक हमने शायद 4-5 सिटीज कवर कर ली है। गुजरात इज़ वन ऑफ देम। हम पीछे लखनऊ गए थे, गुजरात में हमने अहमदाबाद में किया था, हमने फरीदाबाद में एक सेमिनार किया था, गुड़गांव में एक सेमिनार किया था, और दिल्ली तो हमारा होम बेस है, तो दिल्ली में तो हमने किया ही हुआ। थैंक यू विनीत भाई, अपना कीमती टाइम यहाँ पर निकालने के लिए, इस पॉडकास्ट को देने के लिए, और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। और आप एक बहुत बढ़िया स्टॉक पिकर तो हुई। अरे मैं स्टॉक पिकर हूँ, मतलब तुम मुझे बताओ कि मैं स्टॉक पिकर हूँ, तुम इतने अच्छे स्टॉक पिकर हो। आई मीन तुमने जो मेरे को 1-2 स्टॉक जो बताए थे, मैंने पढ़े भी, मेरे को बहुत पसंद आए। आई थिंक यू शुड कीप शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अदर पीपल ऑल्सो। अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो आप बताते हो, एंड आई वुड लव टू रीड मोर ऑन देम। थैंक यू विनीत भाई, थैंक यू। तो गाइज, ये था हमारा पहला एपिसोड इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टॉक बुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।